हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेट्स एंड रिलेशन, समुच्चय और संबंध। समुच्चय और संबंध को समझने से पहले हमें थोड़ा सा नॉलेज नंबर सिस्टम के बारे में होना चाहिए। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम के अंदर जो हमारे नंबर्स हैं उन्हें कई प्रकार से बांटा गया है, कई नाम दिए गए। उन अलग अलग नामों को सिर्फ हमें याद रखना है, उनके सिंबल्स को याद रखना है। कुछ नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? इसमें पॉजिटिव नंबर आते हैं, लेकिन जीरो इंक्लूड नहीं है। ऑल पॉजिटिव नंबर विदाउट इंक्लूडिंग जीरो। होल नंबर, अच्छा, इसका सिंबल है कैपिटल एन। आमतौर पर ये जो भी नंबर सिस्टम के अंदर जो भी हम नंबर्स को पढ़ेंगे इन्हें कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। इसका सिंबल है कैपिटल एन। होल नंबर या पूर्ण संख्या, ये इसका एक स्टेप आगे का है। एक स्टेप आगे मतलब यहाँ हमने जीरो इंक्लूड नहीं किया था, इसमें जीरो इंक्लूड हो जाएगा, बाकी सारे पॉजिटिव नंबर। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इनफाइनाइट, तो वहाँ तक के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे पूर्ण संख्या में आएंगे। थर्ड, इंटीजर्स, पूर्णांक। अब क्या बच गया? वही पॉजिटिव तो हमने सारे ले लिए। पहले के अंदर हमने सिर्फ पॉजिटिव लिए, जीरो नहीं लिया। सेकंड में हमने पॉजिटिव लिए, जीरो भी इंक्लूड कर दिया। अब थर्ड में क्या रह गया? तो यहाँ रह गए नेगेटिव वाले। तो इसमें एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सभी इंटीजर्स में आएंगे। इसको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंबल अलग है। इसका सिंबल भी इसका फर्स्ट कैपिटल लेटर यानी डब्ल्यू ही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, वहाँ लिखना मैं भूल गया। इंटीजर्स का सिंबल होता है कैपिटल जेड। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है, कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं या कुछ एक ऐसे नंबर हैं जिनके नाम और उनका सिंबल अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है उनमें, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बारे में आपको पता ही है, इवन एंड ऑड, ठीक है। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। इवन मतलब सम संख्या, ऑड मतलब विषम संख्या। सम संख्या दैट डिवाइडेड बाय टू, और ऑड जो दो से डिवाइड नहीं होती। अब सम में कौन कौन से आ जाएंगे? 2 4 6 8 10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विषम में क्या आ जाएगा? 1 3 5 7 9, ये वाली। अब यहाँ पर बात क्या है कि ये सिर्फ मैंने पॉजिटिव वाली लिखी है। अब यहाँ पर मैं प्लस माइनस दोनों लिख दूँ तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही ये सम या विषम के अंदर होगी। यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव लगा लेना है, ठीक है। तो अगर +2 की बात करें तो पॉजिटिव इवन है, और -2 की बात करें तो नेगेटिव इवन है। इसी प्रकार से -1 पॉजिटिव नेगेटिव ऑड है, और +1 पॉजिटिव ऑड, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा इतनी जानने वाली बात नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इन चीज़ों को, तो इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, अभाज्य या प्राइम नंबर। अच्छा, इनके ओड इवन के लिए इनके कोई सिंबल नहीं है, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ये सिंपल ही है। अभाज्य के लिए भी कोई सिंबल नहीं है, इसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? अब वो नंबर, अच्छा, इसकी एक डेफिनेशंस है। कई बार ये एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि भाई सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, या एक एग्जांपल और लें तो कि जी, हाँ, इवन प्राइम नंबर कौन सी है, या दो के अलावा कोई इवन प्राइम नंबर है या नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर को समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब प्राइम नंबर क्या होता है? वो डिजिट, वो संख्या जो सिर्फ स्वयं से
ठीक है, खुद से ही डिवाइडेड हो और किसी से नहीं, तो वो प्राइम नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जाए प्रत्येक संख्या एक से जरूर डिवाइड होती है, तो इस डेफिनेशन में ये भी जुड़ जाता है कि या तो वो एक से डिवाइड हो या स्वयं से डिवाइड हो। ठीक है, तो इस प्रकार से डेफिनेशन आप अपनी बना सकते हो। तो अभाज्य संख्या में कहाँ से होगा? अब यहाँ पर स्टार्टिंग जो होती है वो 2 से होती है, एक से नहीं होती। अब एक खुद का भी डिवाइडेड है, एक से भी डिवाइडेड है, रूल के अकॉर्डिंग या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो एकदम सेट बैठता है, बट यहाँ पर हम एक को इंक्लूड नहीं करते। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 सिर्फ स्वयं से डिवाइड होता है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। अब क्या बोलोगे? 9? नहीं, 9 3 से डिवाइड होता है। ठीक है ना, तो 2 डिजिट हो गए उसके लिए डिवाइडेशन के लिए, तो 9 नहीं है। इसके बाद आएगा 11, 13, 17, 19 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसको और आगे आप जितना ले जाना चाहो उतना ले जा सकते हो। ठीक है, लेकिन इनके अंदर कोई क्रम नहीं निर्धारित नहीं होता। जैसे यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, या 2 का आया, या 2 का आया। ठीक है, अब इसके बाद में सीधा 4 का आ गया, फिर 2 का आया, फिर 4 का आ गया, फिर 2 का आया। ऐसा कोई क्रम निर्धारित नहीं है कि आप ऐसे सोचो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर चलेगा। नहीं, पैटर्न नहीं होता इसमें। ठीक है, यह अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट, अब जो हमारे 11th-12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग काम आएगी उसकी बात करते हैं। ये हालांकि इसके बारे में भी आपने पढ़ा ही होगा, रैशनल नंबर, हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। 9th में 8th में इसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा कि जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। याद आया कुछ? जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, वो सारी की सारी परिमेय संख्या है। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। क्या 1 को 1/1 लिखा जा सकता है, या 2 को 2/1 लिखा जा सकता है, 3 को 3/1 लिखा जा सकता है, 4 को 4/1, 5 को 5/1 इत्यादि लिख सकते हैं? इट्स मीन ये भी क्या है? परिमेय संख्या। अब यहाँ बात करते हैं पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या के अंदर क्या है? 0। 0 को 0/1 लिखा जा सकता है। भाई आपको ये तो पता ही होगा ना कि 0 में किसी भी संख्या का भाग दे तो आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। तो 0/1 भी लिखा जा सकता है, वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट वो फॉर्म कौन से ही हो गई? p/q की। इट्स मीन पूर्ण संख्या भी क्या है? परिमेय संख्या है। इस चीज़ को बड़ा गौर से समझना। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स में जैसे -3 को अगर हम लेते हैं तो -3/1 लिखूँ तो आंसर क्या आएगा? -3 ही आएगा। इट्स मीन ये भी p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये भी सारी संख्याएं को किस में हो गई? p/q के फॉर्म में। इसमें इंटीजर्स भी इसमें आता है। ठीक है, अब अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नेचुरल नंबर कंटेन इन रैशनल नंबर, या नेचुरल नंबर कंटेन इन होल नंबर। पहले इसकी बात कर लेते हैं। होल नंबर कंटेन इन इंटीजर्स एंड इंटीजर्स आर कंटेन इन रैशनल नंबर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ, इसे r से नहीं, इसको q से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसे लिखते हैं? q से। मैंने बताया ना, अभी देखो 2 चेंज हो गए। इंटीजर्स जो है i से स्टार्ट होता है, बट रिप्रेजेंट किससे होता है? z से। रैशनल नंबर जो है वो r से स्टार्ट होता है, बट रिप्रेजेंट किससे होता है? q से। ये चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है? नोट करना है, जो भी करना है आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। अब इर्रेशनल या अपरिमेय संख्या क्या होती है? अब परिमेय में अभी हमने देखा, ठीक है, वहाँ हमने देखा कि हर प्रकार की संख्या परिमेय संख्या में आ गई। किसी भी संख्या को अगर वो एग्जिस्ट करती है तो उसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो संख्याएं तो किस में आ गई? परिमेय संख्या में। बट अपरिमेय में अब क्या लेंगे? तो अपरिमेय में ऐसी संख्याएं लेंगे जिनका रूट नहीं निकलता, जिनको डिवाइड करने पर वो कहीं एंड नहीं होते,
मीन्स दशमलव के बाद में कुछ ना कुछ वैल्यू आती रहती है। लाइक पाई के बारे में आपने सुना है, और पाई की वैल्यू क्या होती है वो भी आपको पता है, 22/7। वेन एवर यू ट्राई टू सॉल्व दिस, ये जो पैटर्न P/Q का फॉर्म है 22/7 को, इसको सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे जब भी आप, तो आप एक बहुत बड़ी संख्या प्राप्त करेंगे, 3.141 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत बड़ी, और ये कंटिन्यू रहता है। हम आमतौर पर यहाँ तक ही ले लेते हैं कि 3.1 होता है, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू के ऊपर अपने काम करते हैं। बट इसकी अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो आपका कैलकुलेटर भी छोटा पड़ जाएगा। कैलकुलेटर में अगर आप टाइप करेंगे तो वो कहेगा कि जी हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं या इस प्रकार की जो वैल्यू है उन्हें हम अपरिमेय संख्याओं में लिखते हैं, या एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय ना हो वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर कहेंगे कि जी पाई को तो अपने कैसे लिख सकते हैं, 22/7, ठीक है, तो ये तो अपरिमेय संख्या के अंदर हो ही नहीं सकती, 22/7 तो लिखते हैं। लेकिन सिर्फ P/Q फॉर्म में लिखने से ही मतलब नहीं होता, उसकी एग्जैक्ट एक वैल्यू भी निकलनी चाहिए जो यहाँ पर नहीं निकल पाती। अब इसमें और कौन कौन सी संख्याएं आ जाती है उसकी भी अपने बात कर लेते हैं कि अपरिमेय संख्या में और क्या आता है। √2 है, इसकी वैल्यू भी अगर आप निकालना चाहेंगे तो बहुत लंबी वैल्यू निकलेगी, सॉल्व नहीं होगा। √5 है, √3 है, ठीक है, ई है, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने को ध्यान रखना कि अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है। हालांकि इसका यूज इतना नहीं होता, परिमेय संख्या, इंटीजर्स और रियल नंबर जो अब अपने नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उसके बारे में ज़्यादा जिक्र होता है। अब रियल नंबर क्या है, रियल नंबर, अच्छा इसका भी कोई सिंबल नहीं है, ठीक है, कोई सिंबल नहीं है, डायरेक्ट है अपरिमेय संख्या, जो भी अगर वो बताएगा तो इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या अपने को डायरेक्ट बताएगा, कोई सिंबल नहीं देगा। रियल नंबर नाम से पता लग रहा होगा, वास्तविक संख्या, सिंबल है इसका कैपिटल R, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, वहाँ रेशनल नंबर के आगे सिंबल क्या था, Q था, क्यों था, क्योंकि वहाँ अगर R लगा देते तो यहाँ का R रह जाता, ठीक है। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या है, यहाँ पर सभी का संगम कर दिया, परिमेय प्लस अपरिमेय, मीन्स रैशनल प्लस इरेशनल, दोनों को जोड़ दो, रियल नंबर बन गया। मतलब जितनी भी संख्याएं एग्जिस्ट करती है वो सारी की सारी किस में आ गई, वास्तविक संख्या में आ गई। समझ में आई बात, जितनी भी संख्याएं एग्जिस्ट करती है वो सारी की सारी संख्याएं किस में आ गई, वास्तविक संख्या रियल नंबर में आ गई। अब हालांकि एक काल्पनिक संख्या भी होती है, ठीक है, उस काल्पनिक संख्या के बारे में अपने बात बाद में करेंगे, सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ना, ठीक है, एक साथ नहीं समझना। कारण क्या है, अब मान लो कि अभी का भी मैं वास्तविक संख्या के बारे में भी बता दिया, काल्पनिक यहाँ तक का तो जो मैटर है ना वो अपने ने पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं दिमाग में है। हम जो पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास के 12वीं क्लास के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो 10वीं तक का जो मैटर है वो अभी तक मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अब जो 11वीं का मैटर है उसे हम धीरे धीरे इंक्लूड करेंगे ताकि बोझ ना हो, बर्डन ना हो, पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगे, समझ में आए। यूँ नहीं है कि बस ठीक है जो भी है सारा का सारा मैटर एक साथ डाल दो। अच्छा, मैं यहाँ पर सिर्फ उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ जो रियल में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, पैसे नहीं दे सकते, यूट्यूब पर कंटेंट टुकड़ों में मिलता है, सेट एंड रिलेशन टाइप किया तो 2 वीडियो मिल गई, तीसरी वीडियो के अंदर वो बोल देंगे कि जी अब हमारा आप कोर्स ले लीजिए, 999 रुपये में है, 99 रुपये में है, 1000 रुपये में। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ फ्री है, पढ़ो, पढ़ सकते हो तो, नहीं पढ़ना, टाइम पास करना है तो टाइम पास कर लो, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, सिर्फ काम की बातें करनी है। तो अभी मैंने आपको पाई और ई के बारे में बताया था, यहाँ ई के बारे में मैं थोड़ा सा वर्णन कर देता हूँ कि ई क्या होता है।
ई एक सिंबल है, इसको आप जब लॉगरिथम जब आप पढ़ोगे तब इसके बारे में अच्छे से जान जाओगे, श्रेणियाँ पढ़ोगे तब इसके बारे में अच्छे से जान जाओगे। इसकी वैल्यू एक बार मैं बता देता हूँ कि 1+1/2, 1/3, 1/4, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एक छोटी सी गलती कर गया, 1+1/1+1/2 +1/3, और ये टेस्ट ये कंटिन्यू रहता है, ये ई की वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ ये फैक्टोरियल क्या है, ये जो साइन एल सा आकार जो मैंने बनाया है ये क्या है, इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन एक रफली मैंने एक आइडिया दे दिया कि इस तरीके से इसकी वैल्यू होती है। इसके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे होता क्या चीज़ है। रफली बता देता हूँ कि ये एल साइन है, कई जगहों पर आपको इस तरीके से साइन मिलेगा, ठीक है, जिसको आप विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, इस तरीके का साइन मिले, या ये एल का साइन जो मैंने अभी लगाया है इस तरीके का साइन मिले। इसकी मीन क्या होता है, अगर मैं इसी की बात कर लेता हूँ तो फैक्टोरियल 2 का मतलब है कि 2 और इसके जस्ट पीछे वाली संख्या, उन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, दोनों से मतलब नहीं है, जितनी भी है उन सबको आपको करना पड़ेगा। जैसे फैक्टोरियल 3 है तो 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 4 है तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। इस तरीके से ये वैल्यू होती है। तो अब ये कंटिन्यू होता जा रहा है और इनकी वैल्यू निकालेंगे तो मतलब इनफाइनाइट तक चलता ही रह रहा है, ठीक है। तो ई भी किस में आता है, अपरिमेय संख्या में आता है। एक रफली सी बात, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक हम बात कर लेते हैं मोड। मोड क्या होता है, मॉडुलस कह लो, मॉडुलस, ठीक है। हिंदी में इसे मापांक पढ़ते हैं। सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का, जो भी आपको अल्फ़ाबेट जो भी आप लिखेंगे वो इसके बीच में लिखा जाएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट आई मीन कोई भी आप नंबर लिखेंगे वो नंबर इसके बीच में लिखा जाएगा, जो भी आप लिखें, तो ये मोड होता है, ठीक है। मतलब क्या है, मॉडुलस का मीन क्या है, बस सिंपल सी मीन है। अगर जैसे मैंने यहाँ पर ए लिख दिया तो इसका आंसर भी ए ही आएगा। अगर मैंने यहाँ -a लिख दिया तो इसका आंसर भी ए ही आएगा। बस इतना सा मतलब है और कुछ नहीं, ठीक है। यानी अगर किसी संख्या के आगे मोड लग जाता है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर किसी संख्या के आगे मोड लग जाता है, यानी ये 2 खंबे 2 डंडे लग जाते हैं, तो वो ऑलवेज क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोड में अगर 3 लिखा है तो इसकी वैल्यू, इसका आंसर क्या होगा, 3 ही होगा। लेकिन अगर मोड में -3 लिख दिया तो इसका आंसर भी क्या होगा, 3 ही होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इसको डिटेल में हम और आगे पढ़ेंगे, सिर्फ एक बार समझने के लिए कि मापांक नाम की चीज़ भी होती है, मॉडुलस नाम की चीज़ भी होती है। धीरे धीरे हम चीज़ों को इंक्लूड करेंगे ना अपने सिलेबस के अंदर, ताकि समझ में आते रहे। अब कुछ दशमलव के बारे में बात कर लेते हैं, डेसिमल, ठीक है। अब इसके बारे में क्या बात करनी है भाई, ये तो हमें पता ही है, पता है, बहुत अच्छी बात है। क्या क्या पता है उसकी बात करते हैं। जैसे एक संख्या लिखी है 1.423423423 एंड सो ऑन कंटिन्यू। अब इससे आप क्या समझते हैं, नंबर 1, ये लगातार चलती जा रही है, इसे क्या बोलते हैं, रोटेशन, आवर्ती, ठीक है। बार बार एक ही एक चीज आ रही है, क्या, 1.423, ये तीनों का तीनों अक्षर रिपीट हो रहे हैं, तीनों के तीनों रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो ये रिपीट होते हैं उनके ऊपर अपन इस तरीके से डॉट लगा देते हैं, आगे डॉट चलते रहते हैं, ठीक है। इट्स मीन 4 भी रिपीट में है, 2 भी है, 3 भी है, तीनों एक साथ रिपीटेशन के अंदर है। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक और डिजिट ले लेते हैं कि 2.1454545। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 2.1, उसके बाद 4545454545 एंड सो ऑन कंटिन्यू।
तो इसको अपने कैसे लिखेंगे, 2.1 को तो वैसे का वैसा 4 5 के ऊपर आपको डबल डॉट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद के अंदर ये सॉन कंटिन्यू रह जाएगा, दिखाई दे रहा है ना परफेक्ट से, ठीक है। तो 2.45 यहाँ तक आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये क्या हो रही है, इनकी पुनरावृत्ति होती है, आवर्ती हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, कुछ भी आप बोलते हो, रिपीटेशन हो रहा है। अब इन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है, अगर कह दिया जाए कि जी इससे आप p/q के फॉर्म में लिखिए, ठीक है, इसे कैसे लिखना है आपको, p/q के फॉर्म में लिखिए, या इसको आपको p/q के फॉर्म में लिखना है, तो किस प्रकार से लिखेंगे आप, ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे। तो इससे शुरू कर लेते हैं, 1.423423423423423 सो ऑन, ये कंटिन्यू। तो यहाँ करना क्या है, मैं आपको एक इसको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ कि ये होता कैसे, एडजेक्ट कैसे होता है। तो आपको क्या करना है कि 1.423 को आपको x मान लेना है, क्या कर लेना है, 423 इसको क्या मान लेना है, x मान लेना है। अब यहाँ पर ये तीनों डॉट, अच्छा ये तीनों संख्याएं रिपीटेशन में है, क्या है, तीनों संख्याएं रिपीटेशन में है, तो आप इन तीनों को क्या करें कि पॉइंट के इस तरफ ले आए, दशमलव के एक तरफ ले आए, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000, तभी ये तीनों डिजिट्स यहाँ से उठ के इस तरफ आएगी। समझ में आई यहाँ तक बात, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 1000 से गुना किया तो ये 1423 1423, इसके आगे 423 ये कंटिन्यू है, अभी भी है, लेकिन अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में हुआ तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर भी ये क्या होगा 1000x हो जाएगा। इसे मैं इक्वेशन 1 और इसे मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। अब माइनस करेंगे तो मैं इसको हटा के यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे माइनस होगी। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता ही है, तो आपको बेसिक रूल है, आपको पता ही होगा, 1.423 डॉट डॉट डॉट, ओके। ऐसा करने से क्या हुआ, ये तो सारी की सारी संख्याएं जितनी भी रिपीटेशन के अंदर है सारी की सारी खत्म होगी ना, पता लग रहा होगा भाई, 4 से 4, 2 से 2, 3 से 3 माइनस खत्म होगा, अगला भी 4 से 4, 2 से 2, 3 से 3, यानी ये सारे के सारे आपस में खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, पॉइंट के बाद कोई संख्या अपने पास नहीं बची, ठीक है। यहाँ पर 1423 में से एक गया तो 1422, ये यहाँ की वैल्यू निकल गई। यहाँ से भी अपने को x को माइनस करना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 999x, तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 1422 डिवाइड बाई 999, ये p/q के फॉर्म में हो गया, भिन्नात्मक रूप में हो, समझ में आई ये चीज़, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो मैंने लिखा था, आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके उसमें देख लेना, उस डिजिट के लिए इसी तरीके से भिन्नात्मक मान आपको निकालना है, ठीक है। अगर किसी को तकलीफ हो रही है बैक जाने में तो मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ 2.1454545 कंटिन्यू, ठीक है। इसका आपको भिन्नात्मक मान निकालना है और कमेंट में आप लिख देना कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो ये निकल के आई है, और अगर आपसे नहीं हो रहा हो तो मुझे बता देना, मैं दोबारा कर दूँगा, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट इंटरवल, ये वो फिल्मों में बीच में आने वाला इंटरवल नहीं, ठीक है। इंटरवल है जो हमारे मैथ में एक टर्म है, एक कॉन्सेप्ट है, और इसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो बड़ा कंफ्यूज होता था मेरे टाइम के अंदर, हिंदी में इसको बोलते थे, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ वैसे, ठीक है, तो हिंदी में इसको बोलते थे संवर्त और विवर्त, संवर्त और विवर्त। अब नाम ही ऐसे हैं संस्कृत के वर्ड से कि भाई संवर्त क्या होता है, विवर्त क्या होता है, ये बड़े कंफ्यूजिंग थे, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा जब हम पढ़ने लगे, दोबारा तैयारी करने लगे, ठीक है, कोचिंग करवाने लगे, पढ़ाने लगे, तो कुछ और चीज़ें समझ में आने लगी। उस टाइम हिंदी मीडियम के अंदर हिंदी में ही आता था सब कुछ, इंग्लिश में बहुत कम लिखा हुआ होता था। अब संवर्त को बोलते हैं क्लोज्ड और इसे बोलते हैं ओपन। तो क्लोज और ओपन को पढ़ना
या समझना थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल, मीन क्या है, होता क्या है, उसके बारे में अब समझते हैं। क्लोज इंटरवल इसे इस प्रकार के सिंबल से लिखा जाता है। ठीक है, अब बड़ा ब्रैकेट कह सकते हो। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट जो है वो क्लोज इंटरवल का सिंबल है। छोटा ब्रैकेट सबसे छोटा ओपन इंटरवल। अब याद कैसे रखा जाए कि बड़े में क्लोज होता है कि छोटे में ओपन होता है, क्या है? तो मैंने जो तरीका अपनाया वो क्या है, इस तरीके से अगर मैं इसको सिंबल को थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं तो ये क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो इसके आगे मैंने क्या लिख दिया, ओपन। तो ये ओपन इंटरवल है। क्लोज्ड के लिए ये सी है, ये क्लोज्ड, इसके लिए ये वाला सिंबल है। ठीक है, याद करने का एक तरीका है, अपना अपना फंडा है, जैसा जिसको जैसा समझ में आए वैसा वो करता रहे। ठीक है, जो मुझे समझ में आया वो मैंने बता दिया। आपको कोई और ट्रिक लगानी हो इसको याद करने की तो वो भी लगा सकते हैं। हाँ, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे इसको रिपीट करोगे वैसे वैसे चीज़ें बड़ी इजी हो जाती है, अपने आप याद हो जाएगा, सब कुछ आपको दिमाग में रह जाएगा। शुरुआत में कुछ समय के लिए ये प्रॉब्लम वाली बात है, तो उसके लिए ये ट्रिक्स बनाई जाती है। ठीक है, अब ये क्लोज इंटरवल, संवर्त अंतराल, ये सब कुछ बात हो गई। मतलब क्या होता है वो समझते हैं। मैं यहाँ पर एक संख्या नहीं, एक एलिमेंट लेता हूँ x। ठीक है, एक अल्फ़ाबेट x ले लिया, x कुछ भी हो सकता है, आपको पता है ना, चर अचर के बारे में पता होगा, ये तो आपने पढ़ा ना, वेरिएबल नॉन वेरिएबल्स के बारे में 9th 10th में पढ़ लिया होगा, 8th में शायद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ x। अब x की वैल्यू कुछ इस प्रकार से है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है a से, बट लेस देन इक्वल टू है b से। ठीक है, ए बी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये भी एक वेरिएबल लिया मैंने। तो यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल लिए, जिसमें एक x है और ये x a और b के बीच में कहीं पर है। नहीं समझ में आ रहा, a और b को छोड़ देते हैं, x को रखते हैं, और मैं कहता हूँ कि ये x है वो 3 और 4 के बीच में है। 3 और 4 छोड़ो, 3 और 8 के बीच में है। क्या है, 3 और 8 के बीच में। यहाँ पर समझो, एक x है जिसकी वैल्यू 3 और 8 के बीच में है, बट यहाँ पर मैंने एक साइन लगाया है इक्वल टू का। ये साइन का मतलब आप समझते हो ना। ठीक है, लेस देन के साथ में यहाँ मैंने क्या लगाया है, इक्वल टू का साइन भी लगाया है, ये जो है ना, ये बराबर का निशान है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 भी हो सकता है, 3 से बड़ा है। फिर आगे कौन कौन सी संख्या है, जैसे यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, और 8 भी हो सकता है। 8 क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या साइन लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो जब इस प्रकार के अंतराल के अंतर्गत, अब ये अंतराल मैंने पूरा खोल दिया है 3 से 8 के बीच का। ठीक है, अब इस प्रकार के अंतराल के अंतर्गत जब आपको ये वाली वैल्यू भी साथ में रखनी हो, ये वाली वैल्यू भी साथ में रखनी हो, तो उसे आप क्लोज्ड इंटरवल से निरूपित करेंगे, क्लोज इंटरवल में दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इसे लिखना हो कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x टेंड्स टू कहाँ से होगा, x कहाँ से बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग करेगा 3 8 से, और इस प्रकार से। अब इस इंटरवल का मतलब कोई भी समझ लेगा कि इसके अंदर ये संख्याएं शामिल होगी, कि x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी और 8 भी हो सकती है। बात समझ में आई? क्लोज इंटरवल का मतलब समझ में आया। नेक्स्ट ओपन इंटरवल की बात कर लेते हैं। ओपन इंटरवल साइन मैंने अभी आपको बता दिया, छोटे वाला ब्रैकेट है। अब इसका क्या मतलब है, सेम एग्जांपल लेते हैं, x की वैल्यू, और इस बार जो हमने वैल्यू है वो ही 3 और 8 के बीच में ली है, कि 3 से तो बड़ी है और 8 से छोटी है। इस बार ध्यान रखना कि मैंने यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। तो अब इक्वल टू का जब साइन नहीं लगाया, तो अब कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, कौन कौन से अक्षर हो सकते, नाम हो सकते हैं, क्या क्या अंक हो सकते हैं, नाम गलत बोल गया, ठीक है सॉरी, कौन कौन से अंक हो सकते हैं। तो 3 होगा, नहीं होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, 4 से, 5 6 7, 4 वैल्यू होगी। ये तो मैंने पूर्ण संख्या के रूप में ली है,
ठीक है। डेसिमल संख्याएं भी या 4 और 5 के बीच में आपको पता ही है कि मैं हजारों करोड़ों अरबों इसके बीच में भी संख्या निकाल सकता हूँ, ठीक है, अनंत तक संख्याएं निकाल सकता हूँ। लेकिन अभी हम रफली बात कर रहे हैं, तो ये वो डिजिट्स होंगे। अगर मैं बात करूं, अगर जैसे आपको डेसिमल की बात चली पड़ी, तो डेसिमल की अगर बात करूं तो 3 नहीं होगा, हाँ 3.1 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। बात समझ में आई? 3 नहीं होगा, 3.1 2 3 4 कुछ भी हो जाएगा। इसी प्रकार सेम यहाँ 8 नहीं होगा, 7.99 तक हो जाएगा, ठीक है, 7.99 तक हो जाएगा, 8 नहीं होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू 3 8। अब इतना सा ब्रैकेट लगाने से उसको समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट, ये ब्रैकेट लगाने से उसको समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये गणित के अंदर कुछ टर्मोलॉजी होती है जिन्हें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है मेरे हिसाब से। थोड़ा डोज अपने बढ़ाएंगे। आज की वीडियो लगभग आधे घंटे से ज़्यादा की हो गई है, ठीक है, 30-31 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 1-2 मिनट और खा जाएगा ये। तो धीरे धीरे अपना इसका टाइमिंग बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि इसको 1 घंटे तक कंटिन्यू रखा जाए, ठीक। कल अपने शुरू करेंगे समुच्चय और संबंध, सेट और रिलेशन। नंबर सिस्टम समझ में आ जाए तो उसके बाद कुछ सिंबल आपको समझ में आ जाए, कुछ बेसिक बातें आपको समझ में आ जाए, उसके बाद के अंदर धीरे धीरे अगर आगे बढ़ेंगे तो वो भी चीज़ें समझ में आती रहेगी। 11वीं 12वीं के हिसाब से तो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा ही, उसके अलावा अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ सॉल्व करेंगे, जितना डीप हो सके उतना जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक्स टू वॉचिंग।